आज हम अपना सेकंड वाला जो टॉपिक है, आई थिंक आपको मैंने फर्स्ट वाला भी नहीं पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया था जो बच्चियां आई थी। तो हम ऋतुराज का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पैराग्राफ आज अपन स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने आपको परिचय पढ़ा दिया था कल, और आज हम इसका फर्स्ट वाला पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक माँ अपनी बेटी का जो कन्यादान कर रही है, वो कन्यादान करते समय क्या क्या सोचती है, क्या क्या उसके मन के अंदर होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर उसने बखूबी बयान करी है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कन्यादान। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पंक्तियां बहुत अच्छी गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पंक्तियों के अंदर एक वास्तविकता नजर आई है। जो जीवन में वास्तविकता है वही ऋतुराज जी ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से अच्छे से समाज के सामने प्रस्तुत करी है। तो प्रामाणिकता का मतलब ही वास्तविकता होता है। तो बोला है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ पर कन्यादान करते समय, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस समय बच्ची का विवाह हो रहा था, उस विवाह के समय उस बच्ची का, अपनी बच्ची का यानी माता अपनी बच्ची का कन्यादान करते समय कन्या की माँ को जो दुख था, वह दुख बहुत ही सच्चा और वास्तविक और एक प्रामाणिक दुख था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ, कोई आडंबर या किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। अब आगे देखिए क्या बताया है कि लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो ऊपर वाली पंक्ति को मैंने क्लियर कर दिया था, अब नीचे वाली पंक्ति को आप देखिए। जिस बेटी का माँ कन्यादान कर रही थी, तो कन्यादान करते समय माँ सोच रही थी कि मानो वही उसकी अंतिम पूंजी है, जिसका वह कन्यादान कर रही है, जिस बच्ची का वह कन्यादान कर रही है। तो कन्यादान करते समय माँ सोच रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जीवन की पूंजी उससे दूर जा रही है, और यही मेरे जीवन की अनमोल धरोहर है और अंतिम पूंजी है, जिसके साथ मैं मेरे जीवन के दुख और सुखों को बांट सकती थी। आज वही पूंजी मुझसे दूर हो रही है, तो मैं मेरा हृदय अपने दुख, यानी अपने हृदय में भरे हुए दुख और सुखों को अब किससे बांटूंगी। तो ये बात माँ सोच रही है, और वह आगे कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। तो राज जी बोल रहे हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब क्या बताया है इसके अंदर कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब होता है समझदार। तो यहाँ पर ऋतुराज जी कह रहे हैं कि माँ जिस पुत्री का कन्यादान कर रही थी, माँ अपनी जिस पुत्री का कन्यादान कर रही थी, वह कन्या अभी सयानी यानी समझदार नहीं थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह विवाह के योग्य अभी नहीं हुई थी। वह किसके योग्य नहीं हुई थी? विवाह के योग्य। सयानी का मतलब है समझदार, समझदार का मतलब वह अभी विवाह के उम्र के लायक नहीं थी। तो आगे वो कह रहे हैं कि अभी इतनी भोली और सरल थी। ऋतुराज जी कह रहे हैं कि माँ जिस बेटी का कन्यादान कर रही थी, वह बहुत ही ज्यादा भोली, बहुत ही सरल, शांत स्वभाव की थी, मासूम थी बच्ची। यानी कहने का मतलब है कि वह बच्ची अभी ना ही तो शारीरिक रूप से,
ना ही तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से विवाह के योग्य अभी हुई थी। अर्थात उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दुनियादारी की अभी समझ ही नहीं थी। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ? फिर एक बार देख लीजिए, माँ जिस बेटी का कन्यादान कर रही थी वो कन्या अभी समझदार नहीं थी। अभी ऊपर कहा है सयानी, सयानी का मतलब बताया है मैंने समझदार, यानी वो कन्या अभी समझदार नहीं थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह विवाह के योग्य अभी हुई ही नहीं थी। वह बच्ची बहुत ही भोली और बहुत ही सरल, यानी बहुत ही मासूम और शांत स्वभाव वाली थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह ना ही तो शारीरिक रूप से भी विवाह के योग्य हुई थी और ना ही मानसिक रूप से भी विवाह के योग्य हुई थी। उसे इस दुनियादारी संसार की किसी भी प्रकार की कोई समझ ही नहीं थी। तो आगे वो कह रही है माँ कि माँ अपने मतलब दुखों को इसके अंदर स्पष्ट कर रही है और ऋतुराज जी ने उसको परख करके अपनी पंक्तियों में स्पष्ट किया है। तो देखिए कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब आगे की पंक्तियों में कहा है कि माँ जिस बेटी का, जिस पुत्री का कन्यादान कर रही थी उसको अभी मतलब विवाह से संबंधित जो काल्पनिक सुख होते हैं, विवाह से संबंधित जो काल्पनिक सुख होते हैं उनका तो कुछ कुछ आभास था। माँ जिस बेटी का कन्यादान कर रही थी, जिसका विवाह हो रहा था, उस बच्ची को विवाह से संबंधित जो काल्पनिक सुख होते हैं, विवाह से संबंधित जो काल्पनिक सुख होते हैं उनका ही उसे कुछ कुछ आभास था। लेकिन उन सुखों में छुपे हुए उन दुखों का, उन झंझटों का, उन परेशानियों का, उन तकलीफों का उसे तनिक भी आभास नहीं था। क्या बोला है देखिए पंक्ति कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी उसे दुख का, झंझटों का, किसी प्रकार की कोई परेशानी का कोई भी आभास नहीं था जो विवाह के सुखों के अंदर छुपे हुए हैं। आगे देखिए, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ऋतुराज जी कह रहे हैं कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण, कम आयु और भोले स्वभाव के कारण वह अपने आगामी जीवन को, वह अपने आगामी जीवन को यानी तुक और लय में पढ़ी जाने वाली पंक्तियों के समान पढ़ रही थी। उसके लिए आगामी जीवन एक धुंधले प्रकाश के समान था। तो किस तरह से, अपन वापस से बोल रही हूँ कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली एक कविता के समान था। ऋतुराज जी कह रहे हैं कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में यानी भीनी भीनी रोशनी, कम कम रोशनी, धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली एक कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बधी हुई यानी जो गाने लायक पक्ष है, यानी जो सुखों का जो पक्ष है, तुक और लय में बधी हुई जो पंक्तियां थी उन्हें तो वो पढ़ पा रही थी और बाकी उन जो विवाह के काल्पनिक और वास्तविक सुख के पीछे यानी उस सुख के अंदर जो छुपा हुआ जो दुख है वह उसे स्पष्ट नहीं हो रहा था, वह उसके सामने अस्पष्ट था, उसका वह आभास नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार से यहाँ पर एक किस प्रकार से एक बच्ची जो है वो किस प्रकार से अपने लिए एक विवाह के समय अपनी दुनिया को, एक रंगीन ख्वाबों को अपने दिमाग में सजा लेती है और वह अच्छा ही अच्छा सोचने लग जाती है। उसे विवाह के बाद उन जिम्मेदारियों का, उस जो परिवार की एक समझ जो होती है वो सब उसे नहीं होती है कि किस तरह से विवाह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। विवाह के बाद एक औरत की बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारे परिवार की राजी है, परिवार की पसंद है, नापसंद है, ये सारी मर्जियां उसे सबकी देखनी पड़ती हैं। उसकी स्वयं की कोई पसंद या नापसंद को बहुत उसे एक जगह एक ताक में बंद करके रखना पड़ता है। तो ये इसी वजह से लेकिन ये सब समझ एक टाइम के बाद आती है इंसान को। तो माँ जो है विवाह से पहले उसकी उम्र कम है, इसी वजह से उसे इन सब बातों का ज्ञान करा रही है, उसे समझा रही है कि तुम्हें इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो विवाह
जो तुम्हें एक बहुत अच्छा एक काल्पनिक सुख नजर आ रहा है, इसके बाद में कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कितनी सारी इंसान की रोज की उसके साथ में जीवन में व्यतीत करने वाली बहुत सारी लोगों की फरमाइशें हो जाती हैं। उन सब चीजों का तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तुझे समाज के अंदर अपना अच्छा होकर भी परिचित कराना है, और यदि तेरा शोषण हो तो तुझे दूसरे रूप में भी समाज को अपना रूप दिखाना है। इन दोनों ही बातों को समझाने के लिए माँ ने बहुत अच्छे से अपनी बेटी को विवाह से पहले उसे समझाया है। तो ये आपका एक पैराग्राफ आज कंप्लीट हो गया। अब कल सेकेंड पैराग्राफ करवा दूंगी और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपन और थोड़े से जो और चीजें होगी ग्रामर वगैरह में वो अपन कर लेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, आपके सैंपल पेपर डल गए हैं, तो उनकी आप तैयारी करिए अच्छे से। फरवरी में आपका प्री बोर्ड होना ही है। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे।